नमस्कार। जन टीवी उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। बुलेटिन में सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। सीएम धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक। मंत्री गणेश जोशी, रेखा आर्य, धन सिंह रावत रहे मौजूद। निकायों में आरक्षण के लिए एक्ट में संशोधन समेत महत्वपूर्ण निर्णय पर लगी मोहर। उत्तराखंड में अनाज एटीएम का हो रहा इस्तेमाल, जिसे देखने के लिए पाकिस्तान, नेपाल, थाईलैंड, बांग्लादेश और श्रीलंका प्रतिनिधि आ रहे देहरादून। मंत्री रेखा आर्य करेंगी स्वागत। उत्तराखंड में उपचुनावों को लेकर सभी पार्टियां सक्रिय। सपा ने कांग्रेस को दिया समर्थन, राष्ट्रीय सचिव ने की घोषणा। देहरादून में कैंट रोड के चौड़ाईकरण में अब नहीं कटेंगे पेड़। सीएम धामी ने बिना पेड़ काटे चौड़ाईकरण के दिए निर्देश। विभाग ने 200 पेड़ों को किया चिन्हित। और उत्तराखंड में अगले हफ्ते दस्तक देगा मानसून। 24 से 30 जून तक भारी बारिश का येलो अलर्ट। यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को सतर्क रहने की सलाह। खबरों की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड में धामी कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है। सचिव मुख्यमंत्री शैलेश बगोली ने एक प्रेस ब्रीफिंग की। इसमें 12 प्रस्तावों पर कैबिनेट के मोहर लगाने की बात कही गई। विद्युत सुरक्षा विभाग में 15 नए पदों की स्वीकृति मिली है। पहले ये 65 पद थे, जो अब बढ़ाकर 80 कर दिए जाएंगे। उत्तराखंड एकीकृत महानगर परिवहन प्राधिकरण अधिनियम 2024 में स्टेट में विभिन्न परिवहन क्षेत्र के अथॉरिटी में इंप्लीमेंट नहीं किया जाएगा। आवास विभाग के अंतर्गत विभिन्न प्राधिकरण, कार्मिक विभाग की नियमावली ही इसमें लागू की जाएगी। वित्त विभाग में अभी तक एक ही ट्रेनिंग दी जाती थी। इसके बाद प्रमोशन के लिए अलग अलग चरणों में ट्रेनिंग की व्यवस्था की जाएगी। सचिवालय और पीसीएस अधिकारियों की ट्रेनिंग की जाएगी और वित्त विभाग कार्मिकों की सुविधा के लिए 65,000 कार्मिकों को 38 लाख से 1 करोड़ तक के बीमा की सुविधा देगा। बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, एसबीआई और कैनरा बैंक से यह सुविधा मिलेगी। पर्यटन विभाग की नीति में भी संशोधन किया जाएगा। आपको बता दें कि पर्यटन विभाग महासू देवता मास्टर प्लान में प्रभावित लोगों के लिए पुनर्वास को लेकर नीति बना रहा है। जिनके पास अपनी जमीन है उनको 10 लाख रुपए आवास बनाने के लिए दिए जाएंगे। जिनके पास जमीन नहीं है उनको आवास के लिए जमीन दी जाएगी। और इस खबर को लेकर बात करेंगे। हमारे साथ देहरादून से हमारे संवाददाता हिमांशु बरमूला इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। हिमांशु, कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है। 12 प्रस्ताव बताए जा रहे हैं। कुछ का जिक्र आपने भेजा था, जिसमें खासतौर पर जिनके घर नहीं है, जिनके पास अपनी जमीन नहीं है, उनके लिए इसमें बात कही है। कुछ नौकरियों के प्रस्ताव रखे गए हैं। और ऐसे कौन से महत्वपूर्ण फैसले इस कैबिनेट की बैठक में लिए गए हैं? निश्चित रूप से प्रभात, आपको बताना चाहता हूँ कि उत्तराखंड में आज जो है सचिवालय में, राजधानी देहरादून की बात की जाए तो सचिवालय में कैबिनेट की बैठक हुई और इस कैबिनेट की बैठक में 12 प्रस्तावों पर मुहर लगी। क्योंकि ये इसलिए भी खास है कैबिनेट की बैठक, क्योंकि जो कैबिनेट की बैठक है ये आचार संहिता लगने के बाद यहाँ पर हुई है। यानी कि 3 महीने बाद ये कैबिनेट की बैठक यहाँ पर हुई है। इसके साथ साथ कई अहम फैसले लिए गए। इसमें वित्त विभाग के फैसले लिए गए, पर्यटन विभाग से संबंधित फैसले लिए गए और इसके साथ ही साथ जो बात कर ली जाए सहकारिता विभाग उससे और चिकित्सा विभाग के यहाँ पर फैसले लिए गए। चिकित्सा विभाग की अगर बात कर ली जाए तो चिकित्सा विभाग के तहत जो एफडीआई में 8 पद थे उनको आउटसोर्सिंग से भरने की अब जो है मंजूरी मिल चुकी है। इसके साथ ही साथ जो है खाद्य विश्लेषण शाखा में भी तकरीबन 13 पद जो है उनको सृजन की मंजूरी मिल चुकी है। वहीं सबसे अहम बात ये रही कि इस कैबिनेट की बैठक में की जो सहकारी समितियां हैं उनमें 33% पद पर महिलाओं की जो है सहभागिता और सदस्यों को आरक्षित करने की अब कैबिनेट से मंजूरी दी गई है। अभी तक सिर्फ ये 2 पद तक सीमित था और अब एक समिति में
21 पद तक इसमें हो सकते हैं। तो ये उत्तराखंड में एक महिलाओं के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी इस वक्त है। इसके साथ ही साथ जो उत्तराखंड में लगातार पर्यटन से रिलेटेड काम हो रहे हैं और उनमें जो यहाँ पर केदारनाथ या बद्रीनाथ मास्टर प्लान की बात कर ली जाए तो इसी के तहत अब एक और मास्टर प्लान के तहत महासुदेवता का काम मास्टर प्लान बन रहा है और उसमें जो भी प्रभावित होने वाले लोग हैं तो उनके लिए भी एक विस्थापन की नीति लाई गई थी। इसके साथ ही साथ जिन लोगों की वहां पर अपनी जमीन है या उस पर अपनी जमीन पर मकान बनाने वालों को वहां पर 10 लाख मिलेंगे और जिनके पास अपनी जमीन वहां पर नहीं है तो ऐसे में सरकारी जमीन पर उन लोगों को बसाया जाएगा। तो ऐसे जो तकरीबन परिवारों की संख्या वो 26 ऐसे परिवार हैं जिनको सरकार द्वारा वहां पर विस्थापित किया जाएगा। इसके साथ ही साथ जो पर्यटन नीति के तहत 2018 में उत्तराखंड में एक पर्यटन नीति आई थी जिसके तहत जिलों को कैटेगरी के हिसाब में बांटा गया था ए प्लस के तहत। तो उसमें ये तय कर दिया गया है कि जो कैपिटल सब्सिडी है उसका जो एक रेशियो था कि उसमें ये नहीं था कि वो कितने सालों के लिए मिलेगी किसी को भी, तो अब उसका एक रेशियो बना दिया गया है और इसके साथ साथ वो कुल अब जो लाभार्थी है वो 10 साल तक इसका लाभ उठा सकते हैं क्योंकि पहले जो इसकी अवधि थी वो तय नहीं हुई थी। इसके साथ ही साथ जो उत्तराखंड में जो राज्य कर्मचारी हैं जो उनके वेतन खाते हैं वो किसी न किसी बैंक में उनका खाता था तो बैंकों की सुविधा बैंक उन्हें सुविधा देते थे, लेकिन जो कार्मिक हैं वो उन सुविधाओं का लाभ नहीं ले पाते थे। तो ऐसे में अब जो उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्रिमंडल ने एक मंजूरी दी है कि स्टेट बैंक हो 4 बैंक इसमें मुख्यतः तरीके से शामिल है, स्टेट बैंक, बड़ौदा और इसके साथ ही यूनियन और कैनरा बैंक। यहाँ पर जिन भी कार्मिकों के खाते होंगे उनको कम से कम एक्सीडेंटल जो बीमे की हम बात करते हैं तो 30 लाख से 1 करोड़ तक का जो है एक्सीडेंटल बीमा अब उन लोगों को मिलेगा। इसके साथ ही साथ जो है जो पीसीएस अब नए पीसीएस आते हैं, आईएएस आते हैं तो उनके लिए अब ट्रेनिंग यहाँ पर कंपलसरी कर दी गई है। यानी कि जब वो कोई विभाग ज्वाइन करते हैं तो उनको ट्रेनिंग कंपलसरी, या फिर इसके साथ ही सचिवालय की बात कर ली जाए तो उसमें भी अब ट्रेनिंग उनके लिए कंपलसरी कर दी गई है। इसके तहत साथ ही साथ जो भी अगर उनको प्रमोशन भी मिलता है तो प्रमोशन के बाद उनको फिर से ट्रेनिंग दी जाएगी और इसके लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इसके लिए निर्देश भी दे दिए कि जो भी ट्रेनिंग होगी वो अब एकेडमी से ट्रेनिंग होगी। यहाँ पर तकरीबन 5 से 6 एकेडमी जो इस तरह की ट्रेनिंग करवाती है और इसके साथ ही साथ जो उत्तराखंड में ये बैठक में जो उत्तराखंड एकीकृत महानगर परिवहन प्राधिकरण विधेयक है 2024 इसको भी मंजूरी मिल गई है। इसके तहत अगर बात कर ली जाए तो जो राज्य के शहरी क्षेत्र हैं वहां पर परिवहन व्यवस्था को मजबूत बनाने पर जोर दिया जाएगा। इसी के तहत ये विधेयक आज की कैबिनेट में लाया गया था। इसके साथ ही साथ जो शहरी क्षेत्रों में है बिजली पानी की योजनाएं, इसके लिए भी अब कई तरीके से मंजूरी कैबिनेट से मिल चुकी है। तो कुल 12 प्रस्तावों पर यहाँ पर मुहर लगी थी, मुहर आज लगी है जिनको कैबिनेट ने मंजूरी दी है। जी प्रभात। बहुत शुक्रिया हिमांशु तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कुल 12 प्रस्ताव हैं जिनको कैबिनेट की मोहर लगी है। खासतौर पर अगर विभागों के नजरिए से बात करें तो वित्त विभाग, पर्यटन विभाग, सहकारिता और चिकित्सा विभाग से जुड़े हुए प्रस्ताव हैं। ये न्याय विभाग का मत था। न्याय विभाग का मत था। इसमें 6 और 7 अप्रैल 2024 को जो हमारे जो परिवार न्यायालय हैं उनका एक क्षेत्रीय सम्मेलन हुआ था यहाँ पर। तो उसमें जो लगभग 1 करोड़ के आसपास का जो व्यय हुआ था उसमें माननीय मंत्रिमंडल द्वारा कार्योत्तर अनुमोदन उसमें दिया गया। अगला मत भी हमारे चिकित्सा शिक्षा विभाग का है। जो खाद्य पदार्थों के परीक्षण हेतु कुछ मोबाइल इकाइयां बनाई गई हैं जिसको फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स कहा जाता है। उसमें 8 पद आउटसोर्सिंग के माध्यम से सृजन करने का माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन दिया गया। कुछ क्षेत्रों में 75% SGST रिइंबर्समेंट की व्यवस्था थी, लेकिन ये स्पष्ट नहीं था कि ये व्यवस्था कब तक होगी। तो अब ये व्यवस्था कर दी गई है कि 5 साल से 10 साल यानी कि अगले 5 साल तक ये सुविधा अवेलेबल होगी। तो ये क्लैरिटी जो है इसमें हमारी जो पर्यटन नीति में है ये लाई गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि देवभूमि उत्तराखंड में उपद्रवियों के लिए कोई जगह नहीं है। उपद्रव और दंगा करने वालों के साथ सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों के लिए दंगारोधी कानून बनाया गया है। इसके साथ ही लैंड जिहाद और बाहरी राज्यों के लोगों के वेरिफिकेशन ड्राइव को लेकर भी सीएम धामी काफी सख्त नजर आ रहे हैं।
मुख्यमंत्री धामी की सख्ती का असर अब दिखने लगा है। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से इसको लेकर एक्टिव हो गया है। आपको बता दें कि सीएम धामी ने मुख्यमंत्री आवास में उच्च स्तरीय बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि कानून व्यवस्था का सख्ती से पालन करवाया जाए। आप सब जानते हैं लैंड जिहाद के खिलाफ जो हमने कार्रवाई करी, आज पूरे राज्य के अंदर एक अभियान चला कि जो अतिक्रमण है सरकारी जमीनों पर, जो कहीं पर नीली चादर चढ़ाई हुई है, कहीं पर पीली चादर चढ़ाई हुई है, कहीं पर हरी चादर चढ़ा दी भाइयों बहनों। हजारों एकड़ जमीन लैंड जिहाद के नाम पर अतिक्रमण कर रखी थी, अवैध कब्जा किया हुआ था। उस कब्जे को हटाने का काम उत्तराखंड की सरकार ने किया है भाइयों बहनों। आपने सही कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है कि बहुत सारे जो लोग बाहरी राज्यों से आपराधिक तत्व अपने प्रदेश में आ जाते हैं और खास करके ये भी देखा गया कि बहुत सारे जमीन के धंधों में आ जाते हैं, तो उस तरह के जो भी तत्व हैं उनके खिलाफ जो सत्यापन की कार्रवाई है उसको बहुत ही सघनता से की जाए, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है। और हम लोग सत्यापन लगातार करते रहे हैं, पिछले सालों में भी कर रहे हैं। पिछले मेरे को ख्याल है कि पिछले साल हमने 3-3.5 लाख के आसपास सत्यापन किए थे और इसके अभी इस साल भी अगर देखें तो 1.25 लाख के आसपास हमने लोगों का वेरिफिकेशन कर लिया है, जिसमें बहुत सारे लोगों के खिलाफ जो पुलिस एक्ट में चालान और इसे जो भी वैधानिक कार्रवाई होती है वो भी की गई है। विधानसभा अध्यक्ष और कोटद्वार विधायक ऋतु खंडूरी भूषण ने पिछले वर्षा ऋतु के दौरान आपदा से ग्रसित जगहों पर पहुंचकर सुरक्षा और निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। आपको बता दें कि पिछले साल त्रासदी से सबक लेकर इस साल की तैयारी कई महीने पहले से ही शुरू कर दी गई। मालन और सुखरो नदी पर हो रहे चैनलाइजिंग के काम का निरीक्षण कर विभाग को काम में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रत्याशियों को लेकर तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है। उपचुनाव के लिए कुल 5 प्रत्याशियों ने नामांकन किया है। रिटर्निंग ऑफिसर आर.के. पांडेय ने बताया कि उपचुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया के लिए अंतिम दिन 4 प्रत्याशियों ने नामांकन प्रपत्र जमा किए हैं। इसमें कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार लखपत सिंह, सैनिक समाज पार्टी के हिम्मत सिंह नेगी, निर्दलीय प्रत्याशी नवल किशोर खाली और बच्ची राम शामिल हैं। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार राजेंद्र सिंह भंडारी एक दिन पहले ही नामांकन कर चुके हैं। आपको बता दें कि 24 जून को नाम निर्देशन पत्रों की समीक्षा की जाएगी और 26 जून तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। उपचुनाव के लिए विधानसभा बद्रीनाथ सीट पर 10 जुलाई को मतदान और 13 जुलाई को मतगणना होनी है। उत्तराखंड सरकार ने राशन प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए अनाज एटीएम का इस्तेमाल शुरू कर दिया है, जिसको देखने के लिए पाकिस्तान, नेपाल, थाईलैंड, बांग्लादेश और श्रीलंका के प्रतिनिधि 2 दिन के लिए देहरादून पहुंच रहे हैं। 5 देशों का प्रतिनिधिमंडल 23 जून को देहरादून पहुंचेगा। यहां पर अनाज एटीएम को देखेगा कि किस तरह से मशीन काम करती है। खाद्य आपूर्ति मंत्री रेखा आर्य का कहना है कि बहुत सौभाग्य का विषय है कि वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन के प्रतिनिधि इसमें शामिल हैं। उत्तराखंड सरकार किस तरह से अनाज को वितरण राशन कार्ड धारकों के लिए कर रही है, इसका निरीक्षण किया जाएगा। उत्तराखंड में फूड ग्रेन एटीएम मशीन जो है 21 फूड ग्रेन एटीएम मशीन पूरे भारतवर्ष में उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा लगे हैं और वो आज लगातार काम भी कर रहे हैं। फूड ग्रेन एटीएम मशीन में ठीक उसी प्रकार से इसका काम है जिस प्रकार से हम एटीएम मशीन के पास जाते हैं, अपना कार्ड डालते हैं और अपना पैसा निकालते हैं, ठीक इसी प्रकार से इसमें भी हम फूड ग्रेन एटीएम मशीन में हम केवल बायोमेट्रिक से अपना थंब दबाते हैं और उतना ही राशन जो है आपको सीधे सीधे किसी व्यक्ति मैनुअल वर्क करने के बजाय मशीन से आपको वो उतना राशन, चाहे वो गेहूँ हो चाहे वो चावल हो, आपको प्राप्त होता है। तो मैं समझती हूँ कि WFP जो है वह देखने आ रहे हैं। निश्चित रूप से उनके सहयोग के साथ में यह संभव भी हो पाया है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुकेंगे। बने रहिए जन टीवी पर।
जन टीवी उत्तराखंड में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। समाजवादी पार्टी उत्तराखंड में होने जा रहे 2 सीटों के उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी का पूर्ण समर्थन करेगी। पार्टी के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर सत्यनारायण सचान ने देहरादून के प्रेस क्लब में एक प्रेस वार्ता में इसकी घोषणा की। इस अवसर पर डॉक्टर सचान ने कहा कि केंद्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर समाजवादी पार्टी उत्तराखंड में कांग्रेस को समर्थन करेगी। साथ में उन्होंने कहा कि पार्टी के पदाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वो कांग्रेस के उम्मीदवार को जिताने के लिए काम करें। के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार समाजवादी पार्टी उत्तराखंड में जो 2 उपचुनाव यहां पर मंगलौर और बद्रीनाथ का हो रहा है, समाजवादी पार्टी समर्थन कर रही है। और समर्थन के साथ ही साथ हमारे जितने भी पदाधिकारी कार्यकर्ता हैं, इन 2 विधानसभाओं में जाकर के प्रत्याशी के लिए काम करेंगे। और पूरी तरीके से इन 2, क्योंकि राजेंद्र भंडारी कांग्रेस में थे, वो किसी तरीके से वहां चले गए और ये सीट यहां पर बहुत थोड़े मतों से, वो भी बीएसपी की वजह से और कुछ वजह से। उत्तराखंड में इस साल 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन अक्टूबर और नवंबर के महीने में प्रस्तावित है। सरकार की ओर से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, लेकिन प्रदेश में अभी तक राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन नहीं हो पाया है, जिस कारण उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों में खेलने वाले खिलाड़ियों का चयन नहीं हो पाया है। वहीं दूसरी ओर सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी मिलने के बाद भी भारतीय ओलंपिक संघ अभी तक तारीख निर्धारित नहीं कर पाया है। हालांकि सरकार ने राष्ट्रीय खेलों के लिए अपना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लिया है। अब राष्ट्रीय खेलों के संबंध में उत्तराखंड की खेल मंत्री रेखा आर्य जल्द ही केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया से मुलाकात करने वाली हैं और उनके समक्ष राष्ट्रीय खेलों की तैयारियों का ब्यौरा रखेंगी, ताकि भारतीय ओलंपिक संघ जल्द से जल्द राष्ट्रीय खेलों के दिन का निर्धारण कर सके। 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी उत्तराखंड को 2024 के लिए मिली है और इसको लेकर लगातार सरकार विभाग दोनों काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि अक्टूबर और नवंबर माह में हम संभावित मानते हैं कि यह 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया जाएगा। विभाग की ओर से हर प्रकार की तैयारी है। यदि किसी 34 के 34 जो हमारे कमिटेड स्पोर्ट्स है जो होने हैं, उसके लिए व्यवस्थाएं बना दी गई हैं, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दिया गया है और कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर उसी समय के आसपास तैयार होते हैं, वो उसी समय तैयार किए जाएंगे। और मैं बहुत जल्द केंद्रीय खेल मंत्री जी से मैं मुलाकात करूंगी और निश्चित रूप से अपने यहाँ पे उत्तराखंड की इस तैयारी को लेकर उनके समक्ष यह विषय भी रखने का मेरा काम रहेगा। देहरादून में कैंट रोड के चौड़ीकरण में अब एक भी पेड़ नहीं कटेगा। आपको बता दें कि राजधानी में कुछ मार्गों के चौड़ीकरण में लगातार पेड़ काटे जाते रहे हैं, जिसके बाद अब दिलाराम चौक से कैंट तक मार्ग के चौड़ीकरण का प्रस्ताव है। वहीं अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पेड़ काटे जाने के मामले का संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि बिना पेड़ काटे मार्ग का चौड़ीकरण किया जाए। आपको बता दें कि लोक निर्माण विभाग और वन विभाग ने पहले चरण में दिलाराम चौक से विजय कॉलोनी तक 200 पेड़ चिन्हित किए हैं। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष ज्योति प्रसाद गैरोला ने कहा कि बिना पेड़ कटान के सड़क कैसे चौड़ी हो, इस पर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विचार कर रहे हैं। मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उस विषय के लिए भी कोई बीच का रास्ता निकालने पे विचार हो रहा है और संभवतः यह भी हो सकता है कि बिना पेड़ों के कटान किए सड़क कैसे चौड़ी हो, इस पे भी विचार किया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री इन सब बातों पर विचार करते हुए शासन प्रशासन को आवश्यक दिशा निर्देश भी आएंगे। लेकिन कुल मिलाकर विकास के साथ साथ हमको पर्यावरण का भी संतुलन बनाने की आवश्यकता पड़ रही है। रामनगर विकासखंड के अंतर्गत ग्राम चोरपानी स्थित रावत कॉलोनी के ग्रामीण गांव की सड़क को 3 तरफ से बंद कर धरना दे रहे हैं। ग्रामीणों की मांग है कि उनके गांव में ईंटों के कई स्टॉक बनाए गए हैं और इसके साथ ही गांव में एक व्यापारी के गोदाम में भारी वाहनों के आने से गांव की सड़क क्षतिग्रस्त हो गई है। वाहनों के आवागमन को लेकर ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों की मांग थी कि गांव में लगे ईंटों के स्टॉक को हटाने के साथ ही इस गोदाम संचालक के खिलाफ कार्रवाई की जाए। ग्रामीणों ने कहा था कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होगी तब तक ये सड़क अनिश्चित काल तक बंद रहेगी। इस मामले में एसडीएम राहुल शाह ने अपने कार्यालय में ग्रामीणों की एक बैठक बुलाई। एसडीएम ने बताया कि इस मामले में तहसीलदार की
तरफ से की गई जांच के बाद धारा 135 की कार्रवाई उनकी तरफ से की गई है। दूसरे पक्ष को नोटिस देने की कार्रवाई की जाएगी और उनका पक्ष सुनने के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। बीच में शिकायत आई थी, ज्ञापन भी आया था चोरपानी के कॉलोनी वासियों के द्वारा कि यहाँ पे अवैध रूप से ईंट का स्टॉक किया जा रहा है। इसके अलावा बाहरी वाहनों के आने से वहाँ पे असुविधा उत्पन्न हो रही है। उसके संबंध में तहसीलदार से जांच करवाई गई। तहसीलदार रामनगर द्वारा अपनी जांच रिपोर्ट में धारा 133 सीआरपीसी पब्लिक न्यूसेंस में कार्रवाई करने की संस्तुति की गई है, जिसके क्रम में न्यायालय द्वारा सशर्त आदेश में पारित किए जा रहे हैं। दूसरे पक्ष को सुनवाई का अवसर दिया जाएगा। यदि उसके बाद कोई भी अगर अवैधता पाई जाती तो उसमें आगे अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। जो हमारा चोरपानी क्षेत्र है, उस क्षेत्र में एक जो है व्यापारी का बहुत बड़ा गोदाम है वहाँ पे, जिसमें 100-150 ट्रक डेली आते हैं, ईंट, रेत, बजरी, सरिया, सीमेंट के। और जगह जगह पर कई सारे उन्होंने जो है वहाँ पे ये ईंटों के स्टॉक खोल दिए थे, जिसको लेकर ग्रामीणों में काफ़ी लंबे समय से रोष था। जिसको लेकर कल 21 तारीख को सुबह 9 बजे से 3 रास्तों पर धरना शुरू कर दिया था ग्रामीणों ने। और रात यहाँ पर तहसीलदार साहब भी आए थे, कोतवाल साहब भी आए थे, और सब लोगों ने कहा कि आज 11:30 बजे मीटिंग होगी हमारी यहाँ पे, जिसमें एसडीएम साहब, ARTO साहब और तहसीलदार साहब और कोतवाली पुलिस के लोग थे और हम समस्त ग्रामीण वहाँ पे मौजूद थे। और उसमें तय किया गया कि प्रशासन ने तय किया गया है कि हम अभी फ़िलहाल तो वहाँ पे कोई भी गाड़ी जो है चोरपानी के अंदर एंटर नहीं करने देंगे, और जो भी गाड़ी अगर आएगी तो हम उसका चालान करेंगे। जिसको लेकर हमने अपना धरना लगभग 14 दिन के लिए स्थगित कर दिया है। यदि हमारी मांगों को नहीं माना गया, अगर हमारी वार्ता हुई, उस वार्ता पर सफल वार्ता नहीं हुई और आगे को प्रशासन ने हमारा सहयोग नहीं किया, तो हम 14 दिन के बाद फिर से धरना करेंगे। राजधानी के लोकप्रिय पर्यटक स्थल लच्छीवाला नेचर पार्क में पर्यटकों ने जमकर उत्पात मचाया। घटनाक्रम के मुताबिक बीते लच्छीवाला नेचर पार्क में स्थानीय पर्यटकों ने लच्छीवाला नेचर पार्क के प्रभारी अंकित सिंह और अन्य कर्मचारी पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की और अभद्रता की। दोपहर बाद स्थानीय पर्यटक जब लच्छीवाला नेचर पार्क आए तो मुख्य गेट से ही बिना टिकट कटाए अंदर चले गए। अंदर जाकर शराब के नशे में चूर पर्यटक उत्पात मचाने लगे। इस दौरान मौके पर पहुंचे प्रभारी अंकित सिंह ने समझाने की कोशिश की तो उत्पाती पर्यटकों ने उनके ऊपर जीप चढ़ाने का दुस्साहस किया। किसी तरह से जान बचाकर वो निकले। प्रभारी इसी दौरान जीप ने 2 पहिया वाहन को क्षतिग्रस्त कर दिया और उत्पाती पर्यटकों ने वहां दुकानदार और अन्य पर्यटकों से भी बदसलूकी की। इन सभी खबरों के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।